केवीपी न्यूज में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है केवीपी न्यूज से आज के समाचार। केंद्र सरकार ने डिजिटल अरेस्ट स्कैम की बढ़ती घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक हाई लेवल अंतर विभाग समिति का गठन किया है, जिसमें कई केंद्रीय मंत्रालयों के अधिकारी, सीबीआई और एनआईए से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। इस समिति का काम डिजिटल अरेस्ट के सब पक्षों जैसे साइबर धोखाधड़ी के तरीके, कानूनी ढांचा, जांच सहयोग और भविष्य में रोकथाम की गहन जांच करना है और इसके लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार करना है। केंद्र ने ये स्थिति सुप्रीम कोर्ट में पेश की है और अदालत से इस योजना को अंतिम रूप देने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा है। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी मामले पर सुनवाई होने वाली है, जिसमें अदालत इस क्लस्टर अपराध के फैलाव और जवाबदेही संस्थाओं की भूमिका पर दिशा निर्देश सुन सकती है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक प्राइवेट अस्पताल में काम करने वाली 2 नर्सों में निपाह वायरस के लक्षण पाए जाने से स्वास्थ्य अधिकारियों में चिंता बढ़ गई है। दोनों नर्स, एक पुरुष और एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में वेंटिलेशन के साथ इलाज दिया जा रहा है। शुरुआती परीक्षणों में निपाह संक्रमण के संकेत मिले हैं, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तुरंत प्रतिक्रिया करते हुए एक राष्ट्रीय संयुक्त आउटब्रेक रिस्पांस टीम भेजी है, जिसमें स्वास्थ्य विशेषज्ञ और वायरस जांच के विशेषज्ञ शामिल हैं। केंद्र ने राज्य सरकार को तकनीकी, लॉजिस्टिक और मानवीय सहायता देने का आश्वासन भी दिया है और संक्रमण की रोकथाम तथा संपर्क ट्रेसिंग जैसे उपायों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने आईपैक छापेमारी विवाद को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्य की डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई से 17 गंभीर अपराधों की स्वतंत्र जांच कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट में दर्ज कराई है। ईडी का आरोप है कि 8 जनवरी को कोयला तस्करी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत आईपैक के कार्यालय और उसके निदेशक प्रतीक जैन के आवास पर छापेमारी के दौरान ममता और उनके साथियों ने ईडी अधिकारियों का काम बाधित किया, उन्हें धमकाया और कब्जे में लिए दस्तावेज तथा इलेक्ट्रॉनिक सबूत छीन लिए, जिससे जांच में व्यवधान पैदा हुआ। एजेंसी ने कहा है कि ये कृत्य भारतीय न्याय संहिता के तहत डकैती, लूट, सबूत नष्ट करना, सार्वजनिक कर्तव्य में बाधा और आपराधिक धमकी जैसे 17 अपराधों के दायरे में आते हैं और स्थानीय पुलिस से एफआईआर कराने में कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री स्वयं पुलिस के मुखिया हैं। ईडी ने इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच, जब्त दस्तावेजों की सुरक्षित वापसी और ईडी अधिकारियों के खिलाफ बिना कोर्ट अनुमति कोई एफआईआर न दर्ज करने के निर्देश की भी मांग की है। हरिद्वार, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में चाइनीज मांझे यानी तेज ग्लास कोटेड पतंग डोर के चलते हुए घातक हादसों के बाद अब संबंधित घटनाओं में गैर इरादतन हत्या यानी अनइंटेंशनल होमिसाइड के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि चाइनीज मांझा, जो कानूनी तौर पर प्रतिबंधित है, का उपयोग और बिक्री बैन के बावजूद जारी है और इससे बाइक सवारों, पैदल चलने वालों और अन्य लोगों को गंभीर चोटें और मौतें हो रही हैं। ऐसे मामलों में पुलिस और कोर्ट दोनों का रुख ये है कि अगर कोई व्यक्ति मांझा की चपेट में आकर अपनी जान गंवाता है तो धारा 106 वन भान्य स पूर्व आईपीसी की धारा 304 ए के समकक्ष गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया जाए तथा यदि कोई नाबालिग इसका इस्तेमाल करता है तो उसके अभिभावक भी जिम्मेदार ठहराए जा सकते हैं, ताकि प्रतिबंध के बावजूद इन घटनाओं को रोका जा सके। अदालतों ने स्पष्ट किया है कि बैन के बावजूद ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की संख्या चिंता का विषय है और कड़े दंड व जागरूकता के निर्देश दिए हैं। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के अर्की बाजार में देर रात हुई भीषण अग्निकांड में अब भी लगभग 7 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जबकि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। रविवार रात लगभग 2:30 बजे आग लगी, जो जल्द ही तेजी से पास की दुकानों और रिहायशी इमारतों तक फैल गई और बाजार का बड़ा हिस्सा भस्म हो गया। इसमें एक 8 वर्षीय बच्चे समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है और कई घरों तथा दुकानें क्षत विक्षत हो गई हैं। प्रशासन, दमकल विभाग, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ टीमें और खोजी कुत्ते सर्च ऑपरेशन में लगे हैं, लेकिन मलबे में अभी भी कई लोगों के दबे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। बचाव दल को मलबे के बीच से क्षत विक्षत शरीर के अवशेष भी मिले हैं, जिन्हें पहचान के लिए डीएनए परीक्षण के लिए भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि राहत बचाव कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक सभी लापता लोगों की खोज पूरी नहीं हो जाती। तेलंगाना सरकार माता पिता की उपेक्षा करने वाले सरकारी कर्मचारियों पर सख्ती करने जा रही है। प्रस्तावित नए कानून के तहत यदि कोई कर्मचारी अपने बुजुर्ग माता पिता की देखभाल नहीं करता और इसकी शिकायत सामने आती है तो उसके वेतन से 10% कटौती की जाएगी। कटौती की गई राशि सीधे माता पिता के बैंक अकाउंट में जमा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा है कि इस कदम का उद्देश्य पारिवारिक मूल्यों को मजबूत करना और वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा देना है। ये विधेयक जल्द ही बजट सत्र में पेश किया जाएगा और पारित होने के बाद लागू किया जाएगा।
गैंगस्टर अबू सलेम ने सुप्रीम कोर्ट में दावा किया कि उसकी 25 वर्ष की सजा पूरी हो चुकी है और उसे रिहा किया जाए, लेकिन शीर्ष अदालत ने इस दावे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उससे पूछा है कि 2005 से लेकर आज तक 25 साल कैसे पूरे हो गए हैं। कोर्ट ने ये भी सवाल उठाया कि उसने अपनी सजा की गणना किस आधार पर की है, खासकर ये देखते हुए कि वो 11 नवंबर 2005 को पुर्तगाल से भारत प्रत्यर्पित हुआ था और तभी से उसकी हिरासत शुरू हुई थी। ऐसे में अभी तक 25 साल पूरे नहीं हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ये भी जानना चाहता है कि सजा में रिहाई यानी रेमिशन और अन्य कारावास के दिनों को मिलाकर सजा की अवधि पूरी हुई है या नहीं, और इस बारे में प्रासंगिक जेल नियमों को अगली सुनवाई तक दाखिल करने को कहा है। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 9 फरवरी को तय की है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की है कि जो भी देश ईरान के साथ व्यापार करेगा उस पर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ होने वाले व्यापार पर 25% टैरिफ यानी आयात शुल्क लगाया जाएगा और ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रुथ सोशल पर कहा कि ये आदेश अंतिम और निर्णायक है, लेकिन इस बारे में अभी तक कानूनी ढांचा या लागू करने की प्रक्रिया स्पष्ट नहीं की गई है। इस फैसले से ईरान के व्यापारिक भागीदार देशों जैसे भारत, चीन, संयुक्त अरब अमीरात और तुर्की सहित कई देशों पर इसका असर पड़ सकता है, क्योंकि ये देश ईरान के साथ आर्थिक संपर्क रखते हैं। इसके अलावा ईरान में भारी विरोध प्रदर्शन और आर्थिक समस्याओं के बीच उसकी मुद्रा की वैल्यू भी कमजोर हुई है, जिससे दूतावासिक और आर्थिक दबाव और बढ़ा है। बांग्लादेश में प्रसिद्ध हिंदू गायक और आवामी लीग के पाबना जिला सांस्कृतिक सचिव प्रोलॉय चाकी की जेल में हिरासत के दौरान इलाज न मिलने के कारण मौत हो गई है। वो पहले पाबना जिले की जेल में रखे गए थे, जहां उनके स्वास्थ्य में गिरावट आने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन परिवार का कहना है कि उन्हें जेल में समय पर और पर्याप्त चिकित्सा सहायता नहीं मिली, जिससे उनकी हालत और बिगड़ गई और वे राजशाही मेडिकल कॉलेज अस्पताल में देर रात 11 जनवरी को मौत को प्राप्त हुए। मृतक के परिजन और समर्थक आरोप लगा रहे हैं कि जेल प्रशासन ने इलाज में लापरवाही और देरी बरती, जबकि जेल अधिकारियों का कहना है कि उनकी बीमारियों जैसे डायबिटीज, दिल और ब्लड प्रेशर से जुड़ी जटिलताओं के बावजूद उन्हें इलाज उपलब्ध कराया गया। 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2026 समारोह में भारतीय अभिनेत्रा प्रियंका चोपड़ा को अवार्ड प्रेजेंटर के रूप में शामिल किया गया और उन्होंने स्टेज से अवार्ड्स प्रस्तुत किए। वहीं टीवी सीरीज एडोलेसेंस ने इस वर्ष 4 प्रमुख अवार्ड्स जीते और शो के युवा कलाकार ओवन कूपर को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर टीवी का अवार्ड मिला। इस तरह इस सीरीज की शानदार जीत रही। इसी समारोह में लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म वन बैटल आफ्टर अनदर को भी शीर्ष स्तर के अवार्ड्स मिले और कई बड़े टाइटल्स को सम्मानित किया गया, जिससे ये शाम फिल्मों और टीवी की भव्य अभिलब्धियों से भरी रही। बरनाला पुलिस ने मशहूर पंजाबी सिंगर गुलाब सिद्धू पर होने वाली हत्या की साजिश को नाकाम करते हुए सरपंच समेत 3 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार कोटदुना गांव के सरपंच बलजिंदर सिंह, किंडा, गोविंदर सिंह और बलविंदर सिंह ने पंजाबी गायक के खिलाफ आर्म्ड हमला और बाद में उघाई की योजना बनाई थी, क्योंकि सिद्धू के एक गाने सड़े सरपंच सारा पिंड कुट दूं के बोल से वे नाराज थे और उन्होंने इसे सरपंच समुदाय का अनुजन बताया। पुलिस ने आरोपियों के पास से अवैध हथियार, कारतूस, मोबाइल फोन और एक कार बरामद की है और बताया है कि आरोपियों का क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से भी रहा है। जांच जारी है और पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्यवाही शुरू की है। बांग्लादेश प्रीमियर लीग 2025-26 में इतिहास रचा गया, जब अफगानिस्तान के दिग्गज क्रिकेटर मोहम्मद नबी और उनके पुत्र हसन ईसा खिल एक साथ बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरे, जिससे वे टॉप टियर T20 लीग में साथ बल्लेबाजी करने वाली पहली पिता-पुत्र जोड़ी बन गए। इस मैच में नोआखली एक्सप्रेस के लिए खेलने वाले हसन ने अपनी पहली विदेशी फ्रेंचाइजी लीग पारी में शानदार 92 रन बनाए और ढाका कैपिटल्स को 41 रन से हराने में अहम भूमिका निभाई। नबी ने भी अपने पुत्र के साथ चौथे विकेट के लिए 53 रन की साझेदारी की। इस ऐतिहासिक साझेदारी ने क्रिकेट प्रेमियों के दिल को छू लिया और नोआखली को महत्वपूर्ण विजय दिलाई। भारतीय क्रिकेटर शिखर धवन ने अपनी गर्लफ्रेंड सोफी शाइन से सगाई कर ली है और ये खुशखबरी उन्होंने इंस्टाग्राम पर साझा किया है, जहां उन्होंने प्रेम और साझेदारी के बारे में भावपूर्ण पोस्ट भी किया है। सोफी शाइन एक आयरिश प्रोफेशनल हैं जो अमेरिकी कंपनी नॉर्दर्न ट्रस्ट कॉरपोरेशन में सेकंड वाइस प्रेसिडेंट प्रोडक्ट कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। इसके अलावा वे धवन के फाउंडेशन के काम में भी सक्रिय भूमिका निभाती हैं और दोनों ने पिछले साल मई में अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था। शिखर धवन का 2023 में उनका तलाक हुआ था और ये सगाई उनके जीवन का एक नया अध्याय बताई जा रही है।
भारत के विभिन्न राज्यों में मौसम की स्थिति काफी विविधतापूर्ण रही, जहां उत्तर भारत शीतल लहर और घने कोहरे की चपेट में डूबा हुआ है। दिल्ली एनसीआर, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और पंजाब हरियाणा जैसे क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 4 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया, जिससे कड़ाके की ठंड और शीत हवाओं ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया, जबकि अधिकतम तापमान 16 से 20 डिग्री के आसपास रहा। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और दक्षिणी राज्यों जैसे तमिलनाडु और कर्नाटक में मौसम अपेक्षाकृत गर्म और आर्द्र बना रहा, जहां तापमान 24 से 29 डिग्री के बीच रहा, साथ ही हल्की धुंध और बादल छाए रहे। पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय क्षेत्र में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में शीतलहर के साथ हिमपात और बर्फीली हवाओं का दौर जारी है, जिससे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तापमान 0 से नीचे चला गया। मौसम विभाग आईएमडी ने उत्तर भारत के 3 राज्यों में तूफान और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी में विकसित निम्न दाब के कारण केरल कर्नाटक तट पर 13 से 15 जनवरी तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आगरा सहित उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में कोहरा सुबह से शाम तक छाया रहा, जिससे यातायात प्रभावित हुआ, लेकिन शाम तक धीरे धीरे छंटने की उम्मीद है। इसी के साथ केवीपी न्यूज से आज के समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।